कांग्रेस का नया नैरेटिव, 40% महिलाओं को टिकट, यूपी चुनाव में मास्टर प्लान, दूसरे राज्यों में भी होगा ऐलान। जनता धर्म और जाति की राजनीति देख चुकी, लोग राजनीतिक दलों के लुभाने वाले वादे भी सुन चुके, राष्ट्रवाद की राजनीति भी चल ही रही है। फिर सवाल ये है कि राजनीति में नया क्या है और कांग्रेस के पास क्या है? तो जवाब है आधी आबादी का मुद्दा। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नया नारा गढ़ लिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ कांग्रेस का वादा है कि चुनाव में वो 40% महिलाओं को टिकट देगी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर 40% के लिहाज से कांग्रेस महिलाओं को टिकट देगी तो उसे 161 महिला उम्मीदवार उतारने होंगे। वैसे प्रियंका जब ये ऐलान कर रही थी तब भी उनके मंच पर 7 पुरुष मौजूद थे और प्रियंका के आजू बाजू केवल 2 महिलाएं बैठी हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का महिलाओं को टिकट देने का फैसला काफी चुनौती भरा रहने वाला है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने नया नैरेटिव सेट कर दिया है। उसका यूपी मॉडल एमपी, गुजरात जैसे राज्यों में भी दिखाई दे सकता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आधी आबादी के ध्रुवीकरण की कोशिश दिख सकती है। वैसे कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक पर एमपी बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया क्या है, वो भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 40% उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मौका देंगे। अरे ये वो कुछ तो करे, पहले उनको मौका तो मिले। उनने भी चुनाव लड़ाने की कहा, चुनाव जिताने की नहीं कहा। मैंने ध्यान से सुना था उनका वक्तव्य। टिकट देना अलग बात है, चुनाव लड़ाना अलग बात है, चुनाव जिताना अलग बात है। दिया बुझने के पहले लौ तेज होती है। कांग्रेस उसी स्थिति में है क्योंकि यूपी में तो कुछ है नहीं उनके पास। प्रत्याशी ही नहीं होंगे तो 40% लड़ा लें या 50 लड़ा लें। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भारत जैसे देश में राजनीति में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी की मांग बहुत पुरानी है। सभी राजनीतिक दल महिलाओं की वकालत करते रहे हैं, लेकिन 40% आरक्षण की बात सबसे पहले प्रियंका ने की है। यूपी में जाति आधारित 2 दल सपा और बसपा पहले से ही है, सत्ता में बीजेपी है। ऐसे में प्रियंका को आगे करके महिला वोटर्स को जोड़ना एक बड़ा और नया कदम है। अगर जेंडर पॉलिटिक्स के आधार पर महिलाओं का ध्रुवीकरण होता है तो कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान भी हो सकती है। वैसे इसे कांग्रेस पर उठ रहे सवालों का जवाब भी माना जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की जेंडर पॉलिटिक्स। कांग्रेस लंबे समय से एक नैरेटिव की तलाश कर रही थी। उसके पास नया कुछ नहीं था कहने के लिए। आप जब भी सामने आते थे तो बात होती थी नेहरू गांधी परिवार, या फिर बात होती थी कांग्रेस के अंतर कलह की, या फिर ये सवाल उठता था कि आखिर क्या गांधी नेहरू परिवार से अलग कोई व्यक्ति बाहर से आकर क्या पार्टी की कमान संभालेगा। और इसी में कांग्रेस उलझती चली जा रही थी। फिर लीडरशिप को लेकर क्राइसिस हुए। राज्यों में जो नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री रहे, चुनिंदा राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार रही, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अभी छत्तीसगढ़ भी आप कह सकते हैं कुछ हद तक, यहाँ इन तमाम जगहों पर पंजाब द्वंद्व चलता रहा। लेकिन कांग्रेस ने सबक सीखा है, ऐसा साफ तौर पर लगता है, और वो ये जानती है कि 135 साल पुरानी पार्टी की तरफ लोग देखें तो तभी देखेंगे जब आप कुछ नया कहेंगे, कुछ ऐसा नया कहेंगे जो कंटेम्प्रेरी यानी उसके साथ चलने वाली राजनीति में जो पार्टियां हैं, जिनमें बीजेपी जो बहुत मकबूल है, बहुत प्रसिद्ध है बीते करीब करीब 1 दशक से, उसको चुनौती देना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है। और आज जब प्रियंका गांधी अपनी दबी हुई मुस्कान के साथ विनम्रता से ये बात कहने की कोशिश करती नज़र आ रही थी, तो उन्हें भी मालूम था कि उन्होंने ये जो बात कही है, ये बात न बीजेपी के पास है और न ही किसी और पार्टी के पास है।
तय मानिए कि ये सारे राज्यों का नैरेटिव है और केंद्र का नैरेटिव है कांग्रेस का, और ये कांग्रेस का एक ऐसा दांव है जो एक बहुत बड़े वर्ग, जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, आबादी के मान से महिलाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं की आकांक्षाओं को कई बार परंपराओं के नाम पर, कई बार पुरुषोचित, माफ़ कीजिएगा, दंभ के नाम पर, और कई बार ये मानकर कि राजनीति एक बड़ा कठिन क्षेत्र है, यहाँ महिलाएं क्या चलेंगी। लेकिन महिलाओं का एक बहुत बड़ा आकांक्षी वर्ग है जो राजनीति में अपनी भूमिका देखता है और वो आना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है, एक बड़ा कदम है, और हम ये नहीं कहते कि इसकी घोषणा करते ही कांग्रेस को इसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये घोषणा है। उससे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने उस बीमारी को या परेशानी को समझने की कोशिश की है जो शायद उसके साथ लंबे समय से चल रही थी, कि नया कुछ कहने के लिए नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जय नागला जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जय जी, एक टिप्पणी आपकी। तो कांग्रेस ने अपनी ही दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखा है और ये समझने की कोशिश की है कि हमें कुछ नया कहना पड़ेगा, कुछ ऐसा नया जो आज़ादी की लड़ाई, जंग आज़ादी की लड़ाई के दौर में जो लोग देखते थे कांग्रेस और उसकी लीडरशिप की तरफ, कुछ इस तरह की बातें हमें कहनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी, और जो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टियों के पास जो नहीं। आप कैसे देखते हैं 40% राह आसान नहीं है, पॉलिटिकल, एक आप बेचक कह सकते हैं कि एक राजनीतिक फैसला है, पैंतरा है, ये भी कह सकते हैं हम। किस तरह देखते हैं आप? चलिए जय जी, आपकी आवाज़ का कुछ इशू है, माफ़ी चाहूँगा। मैं लौटूंगा आपकी तरफ। एक चौधरी साहब की रिएक्शन ले लेता हूं जल्दी से। चौधरी साहब, आप अपनी रिएक्शन रखें, फिर मैं जय जी की। जी देखिए, हिंदुस्तान सनातनी देश है जी, और यहाँ पे देवी देवताओं में भी हमने पहले देवी की पूजा की है, चाहे सीताराम कहा हो, चाहे राधे श्याम कहा हो। तो ये कई वर्षों से ये देखा जा रहा था कि हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की है, और हम लोगों ने हमेशा सम्मान किया है, भारतीयों ने कह लें हम, क्योंकि हम कोई अफगानिस्तानी लोग नहीं है, तालिबानी लोग नहीं है, और हम लोग महिलाओं को बल्कि बराबर नहीं, आगे रखने की कोशिश करते हैं इज्जत के साथ। और अगर श्रीमती प्रियंका गांधी ने ये निर्णय लिया है तो ये भारतवर्ष की महिलाओं के लिए एक स्वागत योग्य है, क्योंकि हम उन्हीं सब संस्थाओं की हम भर्त्सना भी करते हैं एक तरफ, जो इस लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को प्रतिबंधित करते हैं आने से। इस देश में जहां फौज में महिलाएं जा रही हैं, बीएसएफ में जा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो महिलाओं को प्रतिबंधित करते हैं, तो उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो हमारी बराबर की हकदार हैं, बल्कि आदि शक्ति हैं। इसलिए कांग्रेस ने जो निर्णय किया है, प्रियंका गांधी ने जो निर्णय किया है, वो आज भले ही आपको राजनीतिक दांव लग रहा हो, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है कि भारतवर्ष की 70 वर्ष की आजादी के बाद महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम है। राजनीतिक हक उनको बराबर का मिले, ये प्रियंका गांधी का निर्णय है। राकेश जी, मुझे ये भी बताइए कि मैं कोई नुक्ताचीनी या मीनमेक निकालने की धृष्टता नहीं कर रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया कदम है महिलाओं के लिए, एक तरह से उनके लिए एक असीमित संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। लेकिन खुद कांग्रेस में कितने पद हैं संगठन में जहां महिलाएं हैं, और दूसरा 40% योग्य महिलाओं को या प्रतिस्पर्धी महिलाओं को टिकट देना उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में, ये चुनौती आसान तब होती जब आपके यहाँ संगठन में भी 40% पद आरक्षित होते। आपके यहाँ तमाम ये उपलब्धियाँ बिना घोषणा के आपके यहाँ 25 से 30% टिकट महिलाओं को दिए जाते। किसी भी पार्टी के लिए ये सच है। तो आपको लगता है कि इन योग्य महिला उम्मीदवारों को ढूंढना भी एक चैलेंज तो है? देखिए, हिंदुस्तान की आजादी में
जब हम महिलाओं की भागीदारी देखते हैं तो सरोजिनी नायडू का नाम उच्च स्तर पे आता है। राजनीतिक गलियारों में चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनसंघ हो वर्तमान की, उसमें भी मुझे भारतीय जनसंघ में भी श्रीमती विजय राजे सिंधिया जी के अलावा दूसरी कोई महिला नहीं दिखी। लेकिन आप इस ताकत को कब तक दबा सकते हैं? कब तक आप इनके लिए दरवाजे बंद करेंगे? कब तक आप ये कहेंगे कि नहीं, महिलाओं का प्रवेश राजनीति और हमारी संस्थाओं में प्रतिबंधित है? वो सारे संस्थाएं जो महिलाओं को अपमानित करती हैं, महिलाओं को प्रवेश नहीं देती हैं, अपने संगठन में उन्हें स्थान नहीं देती हैं, इन्हें इन बात को समझना चाहिए कि महिलाओं के लिए आपको दरवाजे खोलना ही पड़ेंगे। चलिए, आप देखिए सबरीमाला का प्रकरण देखिए। सबरीमाला में अंततः निर्णय लेना पड़ा न्यायालय को और महिलाओं का प्रवेश हुआ, सेना में प्रवेश हुआ। अब कुछ संस्थाएं आज भी ऐसी विचारधारा की है जो महिलाओं को प्रवेश प्रतिबंधित करती हैं, तो उनका सोच राष्ट्रीय नहीं है, उनका समानता का सोच नहीं है। और मैं समझता हूं इस निर्णय से उनको आगाह होना चाहिए और वो महिलाओं को भी प्रवेश अपनी संस्थाओं में दें। बिल्कुल, चलिए ठीक है। और मैं जय जी से ये भी गुजारिश करूंगा अपनी टीम से कि फ़ोन पर ले लें उनको, अगर तकनीकी रूप से समस्या हो तो हम फ़ोन पर उनको सुन लें, जब तक मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी की टिप्पणी लेता हूँ। जी देखिए शरद जी, मुझे लगता है आज आपने बहुत अच्छा विषय रखा है और आपने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस ने दो उनके उद्देश्य हैं। एक नया नैरेटिव सेट करना, क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग कोशिश कर रहे थे, हम देख रहे हैं प्रियंका जी कई वर्षों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नैरेटिव सेट हो नहीं पा रहा था उत्तर प्रदेश में। तो ये एक उनका प्रयास हम कह सकते हैं। और नेचुरली जब नैरेटिव सेट करने का प्रयास होता है तो अपनी सारी नकारात्मकता ढक जाए, ऐसा कोई एक पॉजिटिव मूव जो पॉजिटिव दिखता हो करने की कोशिश होती है, वो उन्होंने आज किया है, नो डाउट। और दूसरी बात, आपने जो पैंतरे का शब्द किया है, तो ये बात भी सच है, चूँकि उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है शरद जी, तो स्वाभाविक है कि एक राजनीतिक पैंतरा भी है और हर दल को अधिकार होता है, उनको भी है, उन्होंने किया है। लेकिन इसमें ठोसता तब आती शरद जी, हमको जैसा लगता है, यदि ये फैसला, जैसे पंजाब भी चुनाव में जा रहा है शरद जी, तो महिलाएं, तो पंजाब की भी महिलाएं हैं और राजस्थान की भी वही है, मध्य प्रदेश भी वही है, छत्तीसगढ़ भी वही है। छत्तीसगढ़ में बार बार बात होती है, तो क्यों ना एक उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए महिलाओं के लिए। भाई उन लोगों के लिए तो भाई घर का फैसला है, 2 मिनट का फैसला है। ऐसे ही पंजाब में निर्णय हो सकता है कि हम वहाँ भी देंगे 40%। पर आपने देखा एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने 40 क्यों नहीं किया, तो उन्होंने तपाक से एकदम दिल से बात निकल गई। अभी कभी कभी वो बोल जाती है, अभी इतना कंट्रोल नहीं होता है, कि मैं तो 50 चाहती थी लेकिन 40 हो पाए। इसका मतलब वो कौन लोग थे कांग्रेस में जिन्होंने प्रियंका गांधी के 50% के निर्णय को, सोचिए प्रियंका गांधी के 50% के निर्णय को 40 पे ला दिया। इसका मतलब अभी वो एक महिला आरक्षण विरोधी या महिलाओं के राजनीतिक आगमन किसी भी रूप में आप देखें, उसका जो कांग्रेस के अंदर विरोध है उसका सामना अभी भी वो कर रही हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा अगला एजेंडा बाकी है और वो उससे गुजर रही हैं। और ये बात सच है, चौधरी साहब चाहे कांग्रेस के पक्ष में बहुत बातें कह सकते हैं, सही भी होंगी उनकी बातें, लेकिन कांग्रेस एक पुरुष प्रधान संस्था रही है, शुरू से रही है। उसके नैसर्गिक कारण भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई राजनीतिक कारण होंगे, लेकिन ये बात सच है कि रही। और यही कारण है कि जब 2008 में शरद जी, शायद जनवरी में, मुझे ऐसा ध्यान आता है, भारतीय जनता पार्टी ने जब महिला आरक्षण की बात हुई है, तो आपको भी ध्यान होगा 2008 में सर, आज से 12-13 साल पहले, हमने 33% पदों को आरक्षित कर दिया था भारतीय जनता पार्टी में। और ये ऐसा नहीं एक राज्य में किया या केंद्र में किया, ये मंडल स्तर तक है। तो मुझे लगता है कि ये एक ठोस उदाहरण होता है। तो आपने सवाल के संकेत के रूप में कहा था, तो बहुत अच्छा लगेगा यदि सबसे पहले संगठन पर ये चीज़ लागू हो जाए, क्योंकि उसमें किसी से पूछना नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। तो 30% आप कर दीजिए, 33 कर दीजिए, 40 कर, कुछ भी करें, 25 कर दीजिए, तो उससे आपका एक लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर केवल 5% वोटों की हकदार या स्थिति अभी कांग्रेस की है, जहाँ उनके पास पॉलिटिकली इलेक्टोरली को लूज करने
के लिए नहीं है, वहाँ केवल एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो आपने बात कही है, ये घोषणा हुई है जिसके अंदर ठोसता यानी कि कमिटमेंट का अभाव मैं देखता हूँ। और द्वैत है, जो आप चेहरे देख रहे हैं बाकी 7, आपने बहुत अच्छा कहा, उनके चेहरे जरूर दिखाइए, वो बड़े मुरझाए से दिख रहे हैं इस निर्णय के बाद में, उतने प्रफुल्लित नहीं है। प्रियंका जी जरूर हैं। हम लोग भी पुरुष ही हैं डॉक्टर साहब, और माइनॉरिटी चेहरे की आप बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, जाने अनजाने में हम लोग भी गिनती में आएंगे। लेकिन ये काफी पुरुष, चौधरी साहब हैं, समर्थक हैं, वो भी पुरुष हैं, और हमारे घर में तो साहब मेरी 2 बेटियां हैं, पत्नी है, मैं तो माइनॉरिटी में हूँ। लेकिन आपका मैं पूरा वक्तव्य मैंने आपका सुना, लेकिन मैं कांग्रेस का, भले ही आप इसको पैतरा माने या ये करें, बीजेपी की तरफ से एक भी शब्द आपने ये नहीं कहा। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, हमें भी इस पर विचार करना चाहिए, या हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 12-13 साल पहले इस पर कमिटेड अप्रोच रख चुकी है। मैं तो कह रहा हूं, हमारे यहाँ चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण के 100% हम लोग विधायिका में समर्थन में है। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस मैं इतना कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से कमजोर फैसले आपकी इच्छा शक्ति को बताते हैं। मजबूत फैसला होता है यदि ये संगठन पर भी लागू होता, पंजाब पर भी होता, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर भी होता, तो एक लेवल ऑफ कमिटमेंट निकल के आता, और बिल्कुल तो और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि बिल्कुल महिलाओं को आगे लाना चाहिए। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है। जय जी, बट ठोसता की जरूरत है। आपने सुनी बात में थोड़ा सा एक एड ऑन इसमें और करना चाहूँगा। देखिए, ये कांग्रेस का वेलकम स्टेप ज़रूर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपने कोई जातिगत फैसला बड़ा करके एकदम से, आपने कोई ऐसा फैसला करके जो देश की किसी न किसी देश के स्वरूप के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनता है, वो निर्णय नहीं लिया। ये बताता है, जैसे मुझे याद आता है मध्य प्रदेश के एक सीनियर बीजेपी लीडर, अब वो दिवंगत हैं, ईश्वर दास रोहाणी विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनका कहना था कि मैं फेवर करता हूं इस बात को, कभी आडवाणी जी ने भी कहा था कि 20 से 25% टिकट्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए रहने चाहिए बीजेपी में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी, तमाम सेक्टर के लिए। आखिर राजनीति का स्वरूप हम जाति से ही क्यों बदलें कि साहब ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठाकुर चीफ मिनिस्टर है, तो साहब अब एक दलित चीफ मिनिस्टर की बात करिए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर की बात करिए, मंत्रिमंडल में कितने चेहरे हैं। बजाय, मैं नहीं कहता कि ये गैर जरूरी है, लेकिन आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। कांग्रेस क्या उस तरफ गई है? जी, ये शरद जी निश्चित रूप से बहुत साहसिक और बहुत ही मुझे लगता है स्वागत योग्य निर्णय है कि देश की आधी आबादी को हम मौका दे रहे हैं। अब बात यह है कि इसके एग्जीक्यूट करने के लेवल पर हम क्या उन स्वतंत्र पहचान वाली महिलाओं को मौका देते हैं, या हम उन महिलाओं को जो उन्हीं नेताओं के परिवारों से आती है, उन्हीं राजनीतिक घराने से आती है, और जो हमने दुर्गति देखी है कि महिला पार्षद पति आ गए, विधायक सरपंच पति आ गए, आगे क्या विधायक पति, ये यदि एग्जीक्यूट होता है तो निश्चित रूप से आज देश में जो सीन है, महिलाएं बहुत अच्छी प्रशासक साबित हो रही हैं, चाहे वो किसी कंपनी में हो या किसी, आप यदि अभी आईआईटी या किसी कॉलेज के जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम गर्ल्स, मैक्सिमम लड़कियां आगे आ रही हैं। तो महिलाओं की योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, उन्हें अवसर दिए जाने की जरूरत है। बात यह है कि क्या यदि ये प्रियंका जी ने, निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और हमको जाति पात से ऊपर उठ करके तो सोचना ही पड़ेगा, और देश को एक नई दिशा, सबसे बड़ी बात है कि नया फैसला करने के लिए साहस चाहिए, और ये जो पुरुषों का दम है जो महिलाओं को पीछे रखता है या उन्हें आगे आने से कहीं ना कहीं रोकता है, मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल है। और निश्चित रूप से हो सकता है कि कांग्रेस को इसके राजनीतिक फायदे मिले ना मिले ये भविष्य बताएगा, लेकिन आधी महिलाओं को, देश की आधी आबादी को मौका देना बहुत साहसिक फैसला है। हम कम से कम जात पात और इस सारी चीजों से ऊपर उठेंगे, और यदि अच्छी योग्य महिलाएं इस दिशा में आती हैं तो ये एक बड़ा बदलाव का कारण बन सकती है। मैं एक स्कूल चलाता हूं जहां पे 90%, 95% स्टाफ महिलाओं का होता है, और मैं महसूस करता हूं कि उनकी योग्यता को, उनकी संजीदगी को, उनकी गंभीरता को, वो कहीं ना कहीं हम पुरुषों में कम दिखती है, जो सिंसियरिटी हमको महिलाओं में दिखती है। अब बात यही है कि हम एग्जीक्यूट करने के लेवल पे किस तरह से आते हैं। यदि ये एग्जीक्यूट करने का काम ठीक से किया,
योग्य महिलाओं को मौका दिया, बजाय उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखे, तो मुझे लगता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के लिए हो सकता है। यह आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि मानसिकता जो पुरुषों की हमने पहले देखी है, वह आपकी इस बात पर मुझे अचानक, माफ़ कीजिएगा, मैं एक चूँकि थोड़ा कल्पना में जल्दी चला जाता हूं, तो एक कल्पना में मैंने दृश्य भी देखा कि एक साहब जो पूर्व विधायक रहे हैं, वो कह रहे हैं अब बैठी हैं अंदर, उनसे क्या बाइट लेंगे आप, पहले हमसे बात करिए। अरे भाई, वो नहीं बोल पाएंगी, पहली दफ़े तो विधायक बनी है वो, हमसे बात करिए। ये दृश्य जो हैं ये हमने देखे हैं, माफ़ कीजिएगा, और इसकी लड़ाई स्त्रियों की लड़ाई है। ये लड़ाई टिकट मिलने से ही बिल्कुल जंग नहीं जीत ली जाएगी, उस पुरुषवादी सोच से लड़ाई है महिलाओं की, जो कहा जाता है कि सिर्फ साइन कीजिए, आप पल्लू संभालिए जरा, है ना, यहाँ सलीके से बैठिए, बोलेंगे आप। राकेश जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्त्री को अधिकार देना बहुत आसान है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करती है तो ससुर साहब भी खड़े रहते हैं, युवा पुत्र भी कहते हैं कि मम्मी थोड़ा हड़बड़ा रही थी आप, बोलना नहीं आता, पापा की तरह क्यों नहीं बोल पाती हैं आप। ये हम सबका एक मेल शोविनिज्म है, पुरुषवादी दृष्टिकोण है जो दिखता है। ये एक सामाजिक विषय भी है। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी तो आपकी जरूर सर। जी देखिए, पंचायती राज विधेयक जब आया तब भी लोगों ने यही कहा था, लेकिन समय के धीरे धीरे चलते चलते अब वो हमारी बहनें बहुत परिपक्व हो गई हैं, चाहे नगरीय प्रशासन में हो चाहे पंचायतों में हो, और वो बेहतर काम कर रही हैं और अच्छे परिणाम दे रही हैं, जैसे जय भाई कह रहे हैं। और सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, गुरु के क्षेत्र में, शिक्षण कार्य में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन एक दिन मेरा दिल मुझे झकझोर गया। आप अभी कह रहे थे कि जात की राजनीति करते हैं, धर्म की करते हैं, ऐसे संगठन जोड़ते हैं। जिस दिन मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की बैठक ली आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, और बकाया मंत्री बाहर बैठे रहे कहीं भी, उस दिन मेरा दिल जरूर दुखी हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय परंपराओं में अगर हम ऐसे कैबिनेट को बांटेंगे तो मैं कहीं ना कहीं इसको कमजोर कर रहा हूं, ये मेरा मानना है। और महिलाओं को जो आज इज्जत दी जा रही है, जो निर्णय लिया है प्रियंका गांधी ने, ये एक नई उम्र का निर्णय है। पुराना व्यक्ति जो हुकूमत कर रहा है, जो महिलाओं को कई संस्थाओं में प्रवेश वर्जित रखता है, वो ये निर्णय नहीं कर सकते। एक महिला ही ये निर्णय कर सकती है, जिसका श्रेय प्रियंका गांधी जी को गया है, और इसके राकेश जी आगे चल के अच्छे आएंगे। जी, एक बात आप दोनों पर यानी कांग्रेस और बीजेपी पर लागू है ना। बीजेपी आपके यानी कांग्रेस के इस निर्णय की आलोचना करके बड़ी हो सकती है, ना आप बीजेपी की आलोचना करके बड़े हो सकते हैं कि आपके यहाँ क्या होता है। एक अच्छा निर्णय है, बेहतर है कि बीजेपी भी इसको आलोचना में ना उलझाए और कांग्रेस भी ये कहते हुए निर्णय ना करे कि आपके यहाँ नहीं था इसलिए हमने करके दिखाया। जी शरद जी, अब ये तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 33% है, 12 साल से है। अब चौधरी साहब पे पता नहीं, मुझे लगता आवाज़ नहीं जा रही मेरी वहाँ तक, तो बार बार पता नहीं, सुनना ही नहीं चाहते उसको। तो मेल शोविनिज्म जिसकी बात आप कर रहे हैं, पुरुषवाद है, उसका तो सबसे बड़ा उदाहरण सांगठनिक रूप से कांग्रेस ही है। रोकना नहीं चाहता हूँ डॉक्टर साहब। जी, आपने ये कहा कि विधायिका में भी हम लोग 50% आरक्षण देते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप नहीं बोलना चाह रहे सिलेक्टिवली। मैं 12 साल से हमारे संगठन में 33% पद आरक्षित हैं महिलाओं के। सर थोड़ी तारीफ कर दीजिए। नहीं, मैं संगठन की कह रहा हूँ, जो हमने कर दिया सर। आप इस फैसले की तारीफ कर दीजिए, वो इसकी कर देंगे ना, थोड़ा कंडीशनल हो जाइए सर। जी जी। और दूसरी बात, तारीफ करता हूँ, मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ, संगठन में महिलाओं को तवज्जो दे रहे हैं मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके जस्ट। और दूसरा चौधरी साहब, मातृ संस्था के भी दरवाजे महिलाओं के लिए खुलवा, उसमें भी हैं चौधरी साहब। आप आएंगे, आप पूरी तरह आए नहीं, जल्दी चले गए वापस, और आधा समय आपने घर पे निकाला। आप अब की बार मेरे साथ आइए, जरिए हम आपको पूरा विंग दिखाएंगे कि हम कितने सालों से काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप तो डॉक्टर साहब को नहीं आमंत्रित कर रहे हैं कुछ इसी भाव से? नहीं करेंगे, एक दिन आएगा साहब, आएंगे जी। मैं देख रहा हूँ 1-2 चुनाव में, और अगर टिकट नहीं मिलता है जी तो मेरे तो रिश्तेदार हैं, मैं ले आऊंगा। अब मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ शरद जी।
देखिए, मैं प्रत्यक्ष निर्णयों की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण चौधरी साहब ने फौज का दिया। आपको मालूम पिछले 70 वर्षों से साहब फौज में परमानेंट कमीशन महिलाओं को नहीं दिया जाता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने इस फैसले, ये फाइल कई दिन से लंबित थी चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई मुझे। तो परमानेंट कमीशन की हकदार हमारी महिलाएं बनी, हमारी बेटियां बहनें बनी। ये देश के लिए गौरव की बात है। और साहब आप नाराज होंगे, लेकिन साहब ये गौरव तो नरेंद्र मोदी जी के खाते में जाएगा, उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में जाएगा। अब वो पसंद आए ना आए एक अलग बात है। वही दूसरी ओर आप देखेंगे वायुसेना में महिला पायलट, शरद जी आपको ध्यान होगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो साहब इसी कार्यकाल में मिलेगा। पहली ऑल वुमेन फ्लाइट, महिलाएं, ऐसा नहीं है कि प्लेन पहली बार उड़ा रही हैं, पर आपने देखा होगा वॉशिंगटन गई थी, आपको याद हो शरद जी, आप लोगों ने भी इसको कवर किया था। तो साहब नरेंद्र मोदी जी को हम कम नहीं आंक सकते। मैं प्रियंका गांधी जी की बराबरी के लिए नहीं कह रहा हूं साहब, लेकिन हाँ, उनको कम तो नहीं आंक पाएंगे साहब। और ये फैसले हो गए हैं। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं चौधरी साहब, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो 4 चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से 2 महिला प्रत्याशी साहब हमारी हैं। तो सर ऐसा मत बोलिए साहब, हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है। और इसका उदाहरण मैंने संगठन का दिया ही है। क्यों ना हम एक दूसरे का सुर मिलाएं इस विषय में। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि प्रियंका जी का जो रास्ता है और कांटों भरा हो। जो आसपास लोग उदास हैं, कमलनाथ जी ने अभी तक ट्वीट करके तारीफ नहीं करी है, बधाई दी है उन्होंने, प्रियंका जी को बधाई दी। सर वो जिस तरीके से बोलते हैं वो नहीं आया। जी जी, चलिए। तो, लेकिन मैं आपकी इस बात से हम सब सहमत हो सकते हैं कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बड़े विषय, उन पर ये नहीं देखा जाना चाहिए कि राजनीति क्या कहती है, उन पर बड़े फैसले होने चाहिए। करिए इसको जी, उस पर आप आगे बढ़िए, वो निर्णय बिल्कुल होने चाहिए। और चाहे वो आतंकवाद से लड़ाई हो, चाहे वो कश्मीर का विषय हो, या फिर महिलाओं से जुड़े विषय हो, जहां पर देश का परिप्रेक्ष्य उभर कर सामने आता है कि देश ये सोचता है। इसीलिए अगर ऐसे निर्णय कांग्रेस लेती है तो कांग्रेस के पक्ष में जनता खड़ी दिखती है, बीजेपी लेती है तो बीजेपी के पक्ष में लोग बिना किसी, और वो लोग जो इन दोनों ही पार्टियों की विचारधाराओं से तथाकथित रूप से असहमति रखते हैं, वो भी खम ठोक कर ये कहते हैं सोशल मीडिया या खुलेआम कि नहीं साहब, हम पार्टी की रीति नीति से जरूर उतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन फैसला बहुत एक नंबर है। जुडिशरी तो पॉलिटिकल नहीं है साहब, उसमें बड़ी डिमांड है कि महिला जज होना चाहिए। बहुत कम वक्त है मेरे पास, 30 सेकंड में मुझे बताइए कि कांग्रेस ने एक अच्छा फैसला लिया है, क्या दूसरे राजनीतिक दलों पर भी एक दबाव इसका और इसका असर हम देखेंगे? शुरुआत तो हम यूपी से ही कर रहे हैं। क्या एक बड़ा दबाव बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कंधों पर प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस ने डाल दिया है कि 40% ना सही तो 15 से 20% तो दीजिए टिकट? नहीं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये गेम चेंजर फैसला होगा। जैसे कभी वीपी सिंह को जाना जाता है कि उन्होंने मंडल की राजनीति करके पिछड़ों को और आरक्षण को जिस तरह से मौका दिया, ये उतना ही बड़ा और उतना ही साहसिक फैसला है। और हो सकता है इसके भविष्य में बड़े नतीजे सामने आए और देश में एक बड़ा बदलाव हम लोग महसूस करें। और ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मैं फिर कहूँगा, इसको दोहराऊंगा कि जैसे हमने बीजेपी के कुछ फैसलों की तरफ इशारा किया, जिनका डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर वाजपेयी ने भी जिक्र किया, कांग्रेस के पक्ष में भी ऐसे कई फैसले हैं, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर तमाम और बड़ी पॉलिसीज़ हों, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े इशू हों, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर के पार्टनर कई बार नज़र आते हैं। आपको देश के लिए बड़े फैसले करने, बीते 20, 25, 30 वर्षों में 90 के बाद से देश की राजनीति तात्कालिक फैसलों की तरफ मुड़ी है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म। कल्याणवाद की राजनीति के नाम पर, फौरी राहत देने के लिए, जाति के नाम पर, लोगों को लोक लुभावन राजनीति के नाम पर हमने लुभा कर 5 साल चुनाव तो जीते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि देश के हित कहीं ना कहीं दांव पर लगे हैं। तो ये एक अच्छा फैसला इसलिए भी है कि आपने देश के लिए, आधी आबादी के लिए एक फैसला लिया है, दूसरी पार्टियों पर प्रेशर डाला है पॉजिटिव, जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दिखेंगी, और तमाम राजनीतिक दलों को भी ये रास्ता सुझाया है कि हर रास्ता चुनाव जीतने का जाति से या पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म के रास्ते से नहीं गुजरता है। कठिन रास्ता है, कांग्रेस इससे गुजरेगी, नतीजे होंगे, लेकिन इन फैसलों को मुकर्रर रखना चाहिए, इनको आगे लेकर बढ़ना चाहिए
और ये जोखिम बीजेपी, कांग्रेस और तमाम बड़े राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद राकेश जी और बहुत धन्यवाद जय नागड़ा जी। नमस्कार।